मैं राकेश मीना सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय नौहर। इस वीडियो में हम मनु के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो उपायों के बारे में विचार है वो पढ़ेंगे। उपाय, गुप्तचर और दूत व्यवस्था। तो मनु ने जो अंतर्राज्यीय संबंधों में उपाय जो बताए हैं वो 4 उपाय हैं: साम, दाम, भेद और दंड। इन उपायों का जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पालन करना चाहिए। साम का मतलब होता है शांत करना, समझाना, बुझाना, दुश्मन राष्ट्र के प्रति आदर सत्कार दिखाना, मीठा बोलना, मतलब किसी न किसी तरह करके और उसको समझाना। तो सर्वप्रथम जो है किसी भी राष्ट्र को, दुश्मन राष्ट्र को जो है समझाने का प्रयास करना चाहिए, उसके प्रति आदर सत्कार दिखाना चाहिए, उसको प्रति मीठा बोलना चाहिए। ऐसे करके उसको समझाना चाहिए। यदि कोई राज्य साम से भी शांत नहीं होता तो उसके बाद में आता है दाम। दाम के बारे में मनु का यह कहना है कि प्रतिपक्षी को, अपने दुश्मन राष्ट्र को जो है धन, संपत्ति आदि दे के जो है शांत किया जाना चाहिए, आदि दे के जो है उसको समझाना चाहिए और इसके माध्यम से उसे अपने अनुसार कार्य करवा लेना चाहिए। उसके बाद में साम और दाम, उसके बाद में आता है भेद। तो मनु ने यह कहा है कि जब साम और दाम से भी पार ना पड़े तो भेद की स्थिति को अपनाया जाना चाहिए। भेद के बारे में उन्होंने कहा है कि राजा को ये चाहिए कि अपने दुश्मन राजा और उसके जो मित्र हैं उनके बीच में आपस में कैसे न कैसे करके फूट डाल देनी चाहिए, उनके बीच में जो है भेद की स्थिति उत्पन्न कर देनी चाहिए। दूसरा, उन्होंने भेद के लिए ये भी कहा है कि अपने दुश्मन राजा और उसके मंत्री गणों के बीच में आपस में जो है भेद उत्पन्न कर देना चाहिए, तो ताकि वो जो है कमज़ोर बन जाए, है ना। तो या तो अपने दुश्मन राष्ट्र और उसके मित्रों के बीच भेद उत्पन्न कर दो, या फिर दुश्मन राजा और उसके मंत्रिमंडल के बीच में आपस में भेद की स्थिति उत्पन्न कर दो, ताकि वो राज्य कमज़ोर हो जाएगा और वो आपसे लड़ने लायक की स्थिति में नहीं रहेगा और वो आपके सामने समर्पण कर देगा। इसलिए भेद की स्थिति को अपनाना चाहिए। जब मनु ने ये कहा है कि साम, दाम और भेद, जब ये तीनों नीति, तीनों उपाय जो है असफल हो जाए तो उसके बाद में अपनाना चाहिए दंड का उपाय। और दंड के उपाय के बारे में मनु ने ये कहा है कि इस तरह से दंड का, एक तरह से दंड का मतलब होता है युद्ध करना। हालांकि मनु ने ये कहा है कि जब ये तीनों उपाय असफल हो जाए उसके बाद में दंड की नीति अपनानी चाहिए, क्योंकि युद्ध करने से दोनों पक्षों को हानि होती है। लेकिन जब आपको ये
एहसास हो जाए कि युद्ध करना अत्यंत अनिवार्य हो गया है और युद्ध के बिना पार पड़ेगी नहीं, तो निसंकोच होकर जो है युद्ध भी करना चाहिए। युद्ध से पीछे नहीं हटना चाहिए, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर और आवश्यक परिस्थितियाँ उत्पन्न होने पर, और जब आपके पहले के जो साम दाम और भेद जो उपाय है वो ऐसा फल हो जाए, उसके बाद में यदि आपको लगे कि अब तो युद्ध करना ही पड़ेगा, युद्ध के बिना पार नहीं पड़ेगी, तो जो है निसंकोच होकर राजा को युद्ध करना चाहिए। उस स्थिति में युद्ध से पीछे नहीं हटना चाहिए। और युद्ध करने से पहले अपनी पूरी जो है अपना खाद्य सामग्री है, अपना कोष है, धन है, उसकी पूरी जो है व्यवस्था कर लेनी चाहिए। अपनी स्थिति पूरी तरह से मजबूत करके और तभी युद्ध की नीति अपनानी जानी चाहिए। और यदि आप युद्ध में आपने दुश्मन राजा को जीत लिया है, दुश्मन राष्ट्र को आपने जीत लिया है, तो उसके बारे में उन्होंने कहा है कि उसकी जो धार्मिक जो रीति रिवाज है, जो मर्यादा है, उनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मतलब इस तरह का कोई ऐसा कार्य नहीं किया जाना चाहिए कि पराजित होने वाले राज्य की जनता का अपने आप को बहुत ज़्यादा अपमानित महसूस करे। इस तरह का कोई कार्य उसके साथ में नहीं करना चाहिए। और उसी राजा के देश में यदि कोई योग्य व्यक्ति ऐसा हो तो उसे वहाँ का राजा नियुक्त कर देना चाहिए। तो इस तरह से जो है अंतिम रूप से जो है युद्ध की स्थिति होने पर निश्चित रूप से युद्ध किया जाना चाहिए। लेकिन युद्ध अंतिम निर्णय, जो पहले के 3 उपाय जो असफल हो जाए उसके बाद में ही अंतिम फैसला लेना चाहिए युद्ध के बारे में कि अब युद्ध करना है। उसके साथ में मनु ने दूत व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था दोनों के बारे में कहा है। तो दूत के बारे में उन्होंने कहा कि एक राज्य से कुछ सूचनाएं दूसरे राजा को देना और दूसरे राजा की सूचना अपने राजा के पास लेना, इस कार्य के लिए किसी को जो है दूत नियुक्त किया जाना चाहिए। वो राजा की अपने राजा के बाद दूसरे राजा के पास और दूसरे राजा के बाद अपने राजा के पास में लाने ले जाने का कार्य करें। अब दूत के बारे में उन्होंने कहा है कि दूत शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए, चतुर हो, कुलीन हो, ईमानदार हो, अपने राज्य के प्रति उसकी गहरी श्रद्धा होनी चाहिए, गहरी निष्ठा होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को जो है दूत बनाना चाहिए। और दुश्मन राजा के द्वारा यदि कोई लालच दिया जाए, कोई प्रलोभन दिया जाए, तो उस लालच के प्रभाव में वो नहीं आए, इस तरह से ऐसे व्यक्ति होना चाहिए। मतलब ईमानदार होना चाहिए पूरी तरह से, और अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखने वाले व्यक्ति को जो है दूत बनाया जाना चाहिए। दूत के बाद में जो है गुप्तचर व्यवस्था, गुप्तचर के बारे में उन्होंने कहा कि दुश्मन राष्ट्र की गतिविधियों का पता लगाने के लिए राजा को अपने पास गुप्तचर भी रखने चाहिए। और वो गुप्तचर ऐसे होने चाहिए जो दुश्मन राष्ट्र की शक्ति, दुश्मन राष्ट्र की कमजोरी, इनके बारे में समय समय पर अपनी सूचनाएं वो अपने राजा को देता रहे, ताकि हमें पता लगता रहे कि दुश्मन राष्ट्र की क्या क्या गतिविधियाँ हैं, उसकी कमजोरी क्या है, उसकी ताकत क्या है, उसको युद्ध होने पर उसको किस प्रकार से उसको हराया जा सकता है, कहाँ पे हम अटैक कर सकते हैं। तो इस तरह की बातों को, इस तरह की जो सूचनाओं को पहुंचाने वाला एक जो है गुप्तचर भी राजा के पास में होना चाहिए। और ये